तो मेरा बड़ा प्लान था कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसी फैसिलिटी बनाऊं जो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हो, जिसको देखने में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे और मशीन वाइज भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हो। तो जो भी डिवाइसेस यूज़ करें अल्हम्दुलिल्लाह वो FDA अप्रूव्ड डिवाइसेस हैं ज़्यादातर। ये CO2 लेज़र मशीन है, ये हम एक्नी स्कार्स के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। जिसके स्किन ऑयली भी आपका ख़त्म हो जाती है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो स्किन आपका सही रहता है मस्त, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप इतनी ज़्यादा ऑयल होती है ऊपर फोरहेड पे, नोज़ पे। अगर तो स्किन कंडीशन बहुत ज़्यादा या बहुत पुराने स्कार्स हैं तो फिर वो डिपेंड करता है कि उनकी डेप्थ कितनी है, फिर हमें वो देख के उस हिसाब से स्किन की या पेशेंट की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया रशीद। खूबसूरती जो है वो कायनात का हुस्न है और हर एक इंसान चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे। तो इसीलिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लोगों की खूबसूरती को और संवारते हैं। खूबसूरत अल्लाह पाक ने हर एक इंसान को बनाया होता है, लेकिन खूबसूरती को और संवारना भी एक कमाल है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़ैर एस्थेटिक स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, आप सुनाइए सर? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो ये बड़ी खूबसूरती की फ़ील्ड है ये वाली, कि संवारना, क्रिएटिव बनाना, तो ये इस तरफ आप कैसे आए? बस असल में मेरी सारी फैमिली जो है वो सारी पहले से डॉक्टर थी एंड वी वर रनिंग अ हॉस्पिटल। फिर थोड़ा सा मेरा बड़ा दिल किया जब मैं बाहर जाता था डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो मैं कहता था कि हमारे डॉक्टर्स सारी जगह जाके तो टॉप ऑफ द लाइन जगहों पे काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स में जो स्किल है और जितना उनका एक्सपीरियंस है वो मेरा नहीं ख्याल बाकी किसी भी मुल्क में, हमारे बड़े सगीर के जितने भी डॉक्टर्स जाते हैं, पाकिस्तान के जितने भी डॉक्टर्स जाते हैं, वो बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में, US में, UK में, ऑल ओवर यूरोप, हर जगह सब टॉप हॉस्पिटल्स में वही होते हैं। तो मेरा बड़ा प्लान था कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसी फैसिलिटी बनाऊं जो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हो, जिसको देखने में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे और मशीन वाइज भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हो। तो बड़ा दिल करता था कि पाकिस्तान में भी ऐसी हो कि लोग बाहर, मसलन अब जैसे हमारी फील्ड के बहुत सारे लोग टर्की जाते हैं इंग्लैंड से, तो मेरा बड़ा दिल था कि हम टर्की के जितनी आवाम टर्की जा रही है, पाकिस्तानी जो हैं इंग्लैंड में, बरतानिया में, पूरे यूरोप में, डेनमार्क वगैरह में, वो सब टर्की जाके अपना हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह बाकी चीज़ें कराते हैं। तो मेरा बड़ा दिल था। तो अब अल्लाह का शुक्र है, हमने पिछले 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूरोप के लोग हैं जो पाकिस्तान आते हैं, और अब इस इंडस्ट्री को फ्लरिश किया जा रहा है पाकिस्तान में। तो उसमें ये है कि अब टर्की जैसा मुल्क है, मेडिकल टूरिज़म में बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो पाकिस्तान को मेडिकल टूरिज़म में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स तो हर फील्ड के अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, हर एस्पेक्ट के डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन बस इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप मज़ीद हो और मेडिकल टूरिज़म इतना अच्छा हो कि बाहर से लोग बजाय टर्की या कोरिया या थाईलैंड जाने के पाकिस्तान लाएँ और उसके लिए अपनी ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, बेसिकली ये होता है कि स्किन के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, स्किन की डिफरेंट डिजीज़ आती हैं, तो ज़्यादा लोग किस तरह के आते हैं, कौन से मसाइल ऐसे स्किन के होते हैं? सर हमारे पास देखें, किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक में जब भी आप वो करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा जो रूटीन प्रोसीजर होता है वो लेज़र हेयर रिमूवल होता है। लेज़र हेयर रिमूवल में जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है फीमेल्स पे, मेल्स पे, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र के ज़रिए जो है उसको दूर किया जाता है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन आता है कि वो परमानेंटली रिमूव नहीं होते, वो बेसिकली ये हेयर रिडक्शन होती है। तो इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दुनिया में जो यूज़ हो रहा है वो लॉन्ग पल्स्ड एंडीयैक लेज़र यूज़ होता है, डायोड लेज़र है यूज़ होता है, और पहले IPL लेज़र यूज़ किया जाता था। और उसके अलावा फिर हेयर ब्लीचिंग हो जाती है, फिर छाइयाँ वगैरह है उनकी ट्रीटमेंट है, पिगमेंटेशन है, स्कार्स हैं, रिंकल्स हैं, हर किस्म की चीज़ की जाती है। और पाकिस्तान इज़ एट पार विद एवरी अदर कंट्री। हम किसी चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं हैं। हमारे पास सारे जितना है इम्पोर्टेड फिलर्स, बोटॉक्स, हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो हर कोई पाकिस्तान में बड़ी आसानी से आके हर किस्म का ट्रीटमेंट करा सकता है। तो ये भी होता है ना कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ब्यूटी को देख के कि इतने होते हैं कि कहते हैं नहीं, अगर ये वाइटनिंग है तो हम लगाएंगे एकदम वाइट हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट होता है उनसे? देखिए मैडम, किसी भी डॉक्टर को जब भी एस्थेटिक्स में प्रैक्टिस करनी होती है तो आपकी प्रैक्टिस बड़ी एथिकल होनी चाहिए। आपको कभी पेशेंट को ये नहीं बताना चाहिए किसी चीज़ में कोई एकदम से आपको एकदम से इफ़ेक्ट आ जाएगा या उसी वक्त रिज़ल्ट आ जाएगा। कुछ चीज़ों में होता है, जैसे सर्जरी में आपको बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आ जाता है, लेकिन हमेशा पेशेंट को आपको इस तरह से गाइड करना चाहिए कि अगर जैसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को मिलाज़मा है जिसको आप पिगमेंटेशन की एक फॉर्म है,
तो उसमें आपको टाइम लगता है। तो पेशेंट से आप कहते हैं कि आपके मल्टीपल ट्रीटमेंट्स होंगे और इसमें टाइम लगेगा। तो ऐसा कोई जादू नहीं है कि एकदम से आप वो इंजेक्शन लगाएंगे और आप गोरे हो जाएंगे। इस तरह के सिर्फ मिसकंसेप्शंस हैं। नहीं, वो आजकल हम लोग ज़्यादा देखते भी ना, सोशल मीडिया पर आता है कि नहीं आपने एक इंजेक्शन वाइटनिंग लगवाया और नेक्स्ट डे आप उतने ही वाइट नज़र आएंगे। जी, वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है कि उसमें एक इंजेक्शन नहीं होता, उसमें मल्टीपल ट्रीटमेंट्स होती हैं। और वो भी आपको उसके साथ जब आप वो इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको अपने किडनी और लिवर के टेस्ट साथ मॉनिटर करने पड़ते हैं। तो वो आप साथ साथ मॉनिटर करते हैं, उसमें मल्टीपल सेशंस होते हैं, 14-15 सेशंस नॉर्मली उसमें किए जाते हैं। और नॉर्मली लोग 10 का पैकेज बनवा लेते हैं, 14 का पैकेज बनवा लेते हैं। लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि विच ब्रांड यू यूजिंग और कौन सी क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं और उसकी स्ट्रेंथ कितनी यूज़ कर रहे हैं। जी, और नॉर्मली वो मिक्सचर आपको यूज़ करना चाहिए, प्योर ग्लूटाथायोन नहीं लगवाना चाहिए, उसके साथ विटामिन का जो मिक्सचर होता है वो करवाना चाहिए। और ट्राई करना चाहिए किसी अच्छे रिप्यूटेड ब्रांड का लगाया जाए। जी। और अक्सर ऐसा भी होता है ना कि हम लोग स्किन के लिए इतने पोजेसिव हुए होते हैं कि हम लोग जाते हैं, कहते हैं नहीं जो क्रीम उठाई हमने जस्ट वही लेनी है। तो कौन सी एज के लोग कौन सी जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं? एज को देख के करना चाहिए? जी मैडम, बिल्कुल एज को देख के करना चाहिए, आपकी स्किन टाइप को देखना चाहिए। फिर आपको ये देखना चाहिए मसलन अगर एक मिडिल ईस्ट में बंदा रह रहा है, एक दुबई में इंसान रह रहा है, तो उसको हम डिफरेंट सन ब्लॉक प्रिस्क्राइब करेंगे। एक मालदीव्स में रह रहा है तो हम उसको डिफरेंट सन ब्लॉक प्रिस्क्राइब करेंगे। पाकिस्तान में रह रहा है, नॉर्थ पाकिस्तान में रह रहा है तो डिफरेंट सन ब्लॉक प्रिस्क्राइब करेंगे। तो हर जगह की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। फिर पानी हर जगह का डिफरेंट होता है, सन की इंटेंसिटी हर जगह डिफरेंट होती है। तो वो नॉर्मली आपको जब भी है किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं और प्रॉपर तरीके से उसकी गाइडेंस लें। और इस तरह से गाइडेंस लें कि आपको जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उस रीजन वाइज आप वो उसको उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करें। मसलन अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान में एक सन ब्लॉक लिखता हूँ और वो कल किसी आइलैंड पे बंदा मूव हो जाता है या इक्वेटर के पास चला जाता है या फिर मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हो जाते हैं तो उनको अपना सन ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी चेंज करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में वो कॉन्सेप्ट भी आता है ना कि आपने बस सन ब्लॉक है वो परचेज़ कर लिया है और चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो वो आप लगा लें। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगेन वो फिर ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब आपकी किस किस्म की है, आपकी एक्टिविटीज़ किस किस्म की हैं। जो क्रिकेटर्स हैं उनको हर वक्त, अब आप जब फील्ड पे हैं तो हर वक्त उनको सन ब्लॉक लगाना है। जो इंडोर ज़्यादा काम करते हैं उन्हें डिफरेंट टाइप का सन ब्लॉक लगाना है, फिर भी लगाना है क्योंकि आपकी इंटरनल रेडिएशन भी आ रही है उसमें से। और फिर आप जैसे जैसे एज कर रहे हैं तो आपको साथ हाइलुरोनिक एसिड भी यूज़ करना है जो एंटी एजिंग होता है, फिर कुछ एंटी एजिंग सीरम्स। तो मैं हमेशा पेशेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि अच्छे ब्रांड की चीज़ लें और कम से कम जितना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखें तो कभी भी पेशेंट यूज़ नहीं करता, तो कम से कम चीज़ें दें, अच्छी ब्रांड की दें और गाइड अच्छी तरह करें। हमने एक 3D स्कैनर रखा हुआ है जो अमेरिकन विजिया कंपनी है, उसका वो फेस पे आपको कंप्लीट पिगमेंटेशन जितनी है, फिर स्कारिंग है, वही डिटेल में जाके उसकी एक एक चीज़ बता देता है। फिर हमारे पास माइक्रो नीडलिंग की बहुत सारी डिवाइसेस हैं, डेमो पेन्स यूज़ किए जाते हैं। फिर सिल्फर्म आजकल बड़ी ट्रेंड में है माइक्रो नीडलिंग की। पहले स्कारलेट इसको कहते थे, अभी नया नाम इसका सिल्फर्म है। उसमें कुछ और मॉड्यूल्स, इन्होंने पिगमेंटेशन के मॉड्यूल्स भी ले आए हैं। ज़रा हमारे जो नाजरीन हैं उनको थोड़ा आसान लैंग्वेज में बताइएगा कि इसका बेसिकली काम क्या होता है पिको लेज़र का। मैडम छाइयाँ सिंपल आसान लैंग्वेज में, पिगमेंटेशन किसी किस्म की, अनइवन स्किन टोन, जैसे आपकी अगर किसी को लग रहा है मेरा चेहरा एक तरफ से डार्क हो गया, एक तरफ से ब्राइट हो गया, उस वजह से उन सबको रिमूव करने के लिए टैनिंग जो हो जाती है, आप कोई बाहर जाते हैं किसी आइलैंड पे जाते हैं, वापस आते हैं तो आपको सूरज टैन कर देता है। या आप नॉर्थ पाकिस्तान में जाते हैं, कई लोग हमारे जैसे हुंजा टूर वगैरह पे इस तरह जाते हैं तो आपकी स्किन टैन हुई होती है। तो टैन वगैरह रिमूव करने के लिए, पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए, और इसको अगर हाई पावर पे कर दिया जाए तो उससे टैटू भी रिमूव किया जा सकता है, इसकी इतनी पावर होती है। जी। तो जो सीज़न होता है, सीजन वाइज आपकी स्किन जो होती है वो चेंज होती रहती है, तो ऐसा क्यों होता है? ये इफ़ेक्ट करता है सीज़न? मैडम देखें, अब जैसे गर्मियों में है तो गर्मियों में हर इंसान को स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो उस पसीने से कई जरासीम आपके पास चेहरे उसमें रुक जाते हैं, पसीना सूख जाता है, तो उसमें आपको कई शिकायत के भी, फिर ह्यूमिडिटी आ जाती है, तो वो ये सारी चीज़ें आपकी जो टेम्परेचर होता है साथ एक्नी को भी ऊपर नीचे कर रहा होता है। ठीक है, फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से भी एक्नी जो है वो कभी आती है कभी जाती है। तो इस तरह से वेदर, फिर जो आपकी सर्दियाँ होती हैं उसमें फ्लेकिंग शुरू हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, तो हमें इमोलिएंट्स, मॉइस्चराइजर्स इस तरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हर तरह से उसको डिफरेंट तरीके से, तो बेसिकली तो एस्थेटिक्स को हर रीजन में डिफरेंट तरीके से मैनेज किया जाता है। अगर मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ तो मैं डिफरेंट तरीके से मैनेज करूँगा, अगर मैं दुबई बैठा हुआ हूँ तो डिफरेंट तरीके से मैनेज करूँगा, US बैठा हुआ हूँ तो डिफरेंट तरीके से, क्योंकि मैंने साथ क्लाइमेट भी देखना है और अपने पेशेंट को, और पेशेंट जिस एरिया से आया है वही बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेशेंट करता क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
तो बेसिकली ये होता है ना कि अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट में ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है क्योंकि वो बहुत पहले से वहाँ पर आ चुकी है। तो पाकिस्तान में ये अभी अभी आई है, तो कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है नहीं अगर आप लेज़र करवाएंगे तो नहीं, इसमें रेज़ होती हैं, वो इंजीरियस टू हेल्थ होती हैं, तो इसके बारे में बताइएगा। मैडम देखिए, हम तो जो भी डिवाइसेस यूज़ करें अल्हम्दुलिल्लाह वो FDA अप्रूव्ड डिवाइसेस हैं ज़्यादातर। उसमें ये होता है कि आपका FDA जो चीज़ को अप्रूव करता है उस पर कई सालों की रिसर्च शामिल होती है, तो वो आपकी स्किन के लिए जब सेफ़ होता है तब भी उसको अलाउ करते हैं मार्केट में यूज़ करना। और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी हत्ता कि हम ज़रा लेट हमने शुरू किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जैसे हमारा सेटअप है या और भी जो अच्छे एस्थेटिक सेटअप्स हैं, इनको आप किसी भी बड़े क्लिनिक से दुबई के या लंदन से कंपेयर कर लें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास वही मशीन्स हैं, हमारे पास वही चीज़ें हैं, हमारे पास वही फिलर्स, बोटॉक्स, क्रीम्स वगैरह हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही हैं। तो हमारे बड़े रीज़नेबल से पैकेजेस होते हैं, कोई इतना मुश्किल वो नहीं होता, और अच्छा करते हैं कि टारगेट अच्छी मार्केट को भी करते हैं, और जितनी आपकी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सारा टारगेट कर रहे होते हैं, और सारी मशीनरी अच्छी है। तो कोशिश करते हैं कि जितना मिनिमल कॉस्ट पे हो जाए। वैसे नॉर्मली लेज़र 4000 से भी स्टार्ट हो जाता है, तो कोई ऐसा उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। PRP वगैरह भी लोग करवाते हैं तो 4000 से लेज़र स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अगेन डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें जैसे उनमें कार्ट्रिज वगैरह होती हैं या कोई नीडल्स ऐसी लगती हैं या कोई ऐसा मटेरियल यूज़ होता है, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। बाकी नॉर्मल ट्रीटमेंट्स 4000-5000 स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल है हर सीज़न में एक दफ़ा एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर चेकअप करवाएं और उनसे अपनी मेडिकेशन उस हिसाब से लगवाएं जिस रीजन में आप रह रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, और अपना सन ब्लॉक जो है वो हर वक्त आप इस्तेमाल करते रहें। जैसे मैं बालों के लिए वो ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि प्याज का तेल जो है वो ख़ुद बना के यूज़ किया जाए। फिर उसमें नारियल का तेल भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। प्याज का तेल मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ बालों के लिए। और एलोवेरा, फ्रेश जो एलोवेरा है घर से तोड़ के, कई लोगों ने घर पे लगाया होता है, फ्रेश एलोवेरा स्किन के लिए वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगेन इंसान आता वापस नेचर की तरफ ही है। टीनेजर्स में देखते हैं, यंगस्टर्स में देखते हैं, उनके बाल छोटी उम्र में वाइट होने लग जाते हैं, तो ऐसी क्या वजूहात होते हैं, किस वजह से होते हैं? मैम देखिए, अगेन वो पिगमेंटेशन होती है उसकी, हर बाल अपनी एक पिगमेंट की वजह से वो ब्लैक हो रहा होता है, तो जब उसकी कमी होती है तो वो वाइटनेस की तरफ आ जाता है। अभी जापान ने रिसेंटली लास्ट ईयर क्लेम किया है कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ निकाली है। हमारे पास बहुत सारी, ये बहुत एक वो पूरी दुनिया से हमारे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि आप वाइट बालों का कोई हल बताएं, वाइट बालों का कोई हल बताएं। वाइट बालों में रिमूवल है जो इलेक्ट्रोलिसिस से, डिफरेंट लेक्सेंड्राइट लेजर्स वगैरह से किया जाता है, लेकिन वाइट बालों को वापस ब्लैक करना, ठीक है, वो डाई ही वो ऐसी कोई भी अभी प्रॉपर अथॉरिटी ने, FDA वगैरह ने कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट वो नहीं की। इसमें आगे स्टेम सेल्स पर भी काम चल रहा है। जापान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने एक निकाली है ट्रीटमेंट इसकी, लेकिन वो भी अभी तक पब्लिक यूज़ में नहीं आई। तो एक बड़ा कॉमन सवाल है, तो उसमें यही है कि अपना उसका नेचर अच्छा रखें, उसको इमोलिएंट्स अच्छे यूज़ करें, उस पर आप प्रोडक्ट्स अच्छे यूज़ करें, ऑयल्स अच्छे यूज़ करें। लेकिन एज सच एकदम से वाइट बाल जो हो गए हैं उनको ब्लैक करना, ऐसी कोई भी ऐसी रिसर्च अभी चल रही है, ये ऑलरेडी रिसर्च में है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ अभी। जी डॉक्टर ज़ैनब, बताइएगा कि ये जो मशीन्स आप यूज़ करते हैं ये कौन कौन सी डिजीज़ के, स्किन डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं उनके लिए आप यूज़ करती हैं? अच्छा, ये जो मशीन है इसका नाम है जेंटलो RF। ये बेसिकली ये मशीन यूज़ होती है फॉर स्किन टाइटनिंग, या कोई एक्नी स्कार्स का पेशेंट है या टू टोन स्किन के पेशेंट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बाज़-औक़ात हम सिंपल इसको यूज़ करते हैं, या कॉम्बिनेशन में इस ट्रीटमेंट के साथ हम और ट्रीटमेंट्स को भी ऐड करके पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मंथली सेशन हम करते हैं और 4 to 6 सेशंस रिकमेंडेड हैं। इतने सेशंस करवाएंगे तो फिर रिज़ल्ट्स आते हैं, और फिर एक दफ़ा आप अगर अपने 4 to 6 सेशंस कंप्लीट करें तो फिर मेंटेनेंस सेशंस कुछ होते हैं जो साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा पेशेंट को लेने पड़ते हैं। ये CO2 लेज़र मशीन है, ये हम एक्नी स्कार्स के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, जो पिटेड स्कार्स ख़ास तौर पे होते हैं, जिनको हम आइस पिक स्कार्स भी कहते हैं, तो ये स्कार ट्रीटमेंट के लिए। आजकल जैसे वेदर है, समर्स हैं, तो हमारे पास एक्नी के साथ पेशेंट बहुत रिपोर्ट करता है, और एक्नी जिनको हो रही है अगर, तो वो टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो फिर एक्नी स्कार्स के साथ। अब स्कार्स भी 2 तरह के होते हैं, एक तो फ्रेश आपको स्कार्स हुए कि कोई आपको ब्राउनिश पिगमेंटेशन हो गई, दूसरे स्कार्स होते हैं कि पिटेड स्कार्स, जैसे पेशेंट आके कहता है कि हमें खड्डे पड़ रहे हैं फेस पे, तो उनके लिए ज़्यादातर ये, जैसे मैंने आपको बताया, CO2 लेज़र मशीन है, ज़्यादातर वैसे स्कार्स के लिए यूज़ होती है। कि जब आप कमर्शियल देख रहे होते हैं या कुछ भी होता है, वो कहते हैं कि नहीं आप आएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, क्या ऐसा ही होता है?
अब डिपेंड करता है, अगर तो स्किन कंडीशन बहुत ज़्यादा या बहुत पुराने स्कार्स हैं तो फिर वो डिपेंड करता है कि उनकी डेप्थ कितनी है, फिर हमें वो देख के उस हिसाब से स्किन की या पेशेंट की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। तो बेहतर यही होता है कि पेशेंट आए तो पहले उसकी स्किन असेसमेंट की जाए, फिर उसके मुताबिक हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको इम्प्रूव होने में। और मशीन्स हमारे पास क्या है, हम डिफरेंट लेज़र ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, उसमें स्किन पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन जिसको हम मेलाज़मा या छाइयाँ भी कहते हैं, उसके लिए हम लेज़र ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। स्किन टाइटनिंग या फेस लिफ्टिंग के लिए हमारे पास हाइफू ट्रीटमेंट है। उसके अलावा हम बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट, ये सारे प्रोसीजर्स हमारे पास अवेलेबल है। हाइड्रा फेशियल है, लेज़र हेयर रिमूवल है। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ एक पेशेंट भी मौजूद हैं और डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि ये किस स्किन की क्या प्रॉब्लम थी, किस लिए आए हैं और ये कौन सा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो ये कौन सा ट्रीटमेंट करवाने आए हैं? हाइड्रा फेशियल होती है इनकी, डीप क्लिनजिंग होती है, वाइट हेड ब्लैक हेड रिमूव होती है। इनकी जो स्किन बहुत डस्ट होती है तो उनको लाजमी डीप क्लिनजिंग करना चाहिए, तो वो स्किन के लिए बहुत मस्त होती है। क्योंकि स्किन के बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए कॉर्नरों पे बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं ना, तो इससे ये होना चाहिए कि हाइड्रा हर मंथ को लाजमी मस्त करना चाहिए, बेस्ट स्किन के लिए। इसके स्किन ऑयली भी आपका ख़त्म हो जाती है, स्किन ड्राई होना शुरू होती है, तो स्किन आपका सही रहता है मस्त। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप इतनी ज़्यादा ऑयल होती है ऊपर फोरहेड पे, नोज़ पे, ये सही रहता है स्किन के लिए। बेस्ट है ये हाइड्रा फेशियल, बेस्ट है। जो कुछ करे तो लाजमी करना चाहिए सबको, ठीक है।